अब सेक्शन 16 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। इसमें बोला हुआ है कि जो डीएम है वो डिसाइड करेंगे कि हर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कितनी पावर है, यानी वो कितने एरिया को सुन सकते हैं, वो डीएम डिसाइड करेंगे। एंड ऑब्वियसली जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो डीएम के रूल्स को चेंज भी कर सकती है। ओके, तो आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो कि डीएम के ऊपर भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है एंड डीएम के किसी भी रूल को जो है चेंज कर सकती है। तो सबसे ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, फिर डीएम, फिर एसडीएम एंड उसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब सेक्शन नंबर 17 पे हम आते हैं। इसमें सबऑर्डिनेशन के बारे में बात करी गई है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे वो दोबारा से बोला गया है कि जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे वो डीएम के अंडर होंगे। ओके, एंड जो हमारे डीएम है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के फंक्शनिंग के रिगार्डिंग रूल्स बना सकते हैं। ओके, क्या रूल्स फॉलो करेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये डीएम बनाएंगे। अब सेक्शन नंबर 18 के ऊपर हम आते हैं। इसमें बात करी गई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में, और यहाँ पे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में भी बात हुई है। अब इसमें बोला हुआ है कि हर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकते हो। ओके, एंड ये जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट करेगी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि सिर्फ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट होते हैं। जो हमारे मजिस्ट्रेटिव कोर्ट हैं उनमें हम देखेंगे सेक्शन 19 में कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स वहां के लिए अपॉइंट होते हैं। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है, उसका प्रोवाइजो है। ये बोलता है कि अगर हमारी दिल्ली है, यानी एनसीटी ऑफ दिल्ली है, वहां पे अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर रहे हो, ओके, या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर रहे हो, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कर सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट है दिल्ली की, वो इन लोगों को अपॉइंट नहीं कर सकती है। एंड बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, सपोज एमपी है, यूपी है, वहां पे, या फिर कर्नाटका है, कोई भी और स्टेट है, वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट है दे आर अपॉइंटिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स फॉर देयर ओन केसेस। तो जो स्टेट गवर्नमेंट वाले केस हैं उनकी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो केस हैं उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट इज अपॉइंटिंग पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एंड एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स। ओके, आपको ये चीज इसमें बस याद रखनी है। अब इसमें एक पैनल बनाने की भी बात हुई है कि जो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट कर रहे हो, ये एक पैनल से अपॉइंट होंगे। ओके, अभी जो पैनल है ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हमारे डीएम होते हैं वो इस पैनल को बनाएंगे, और उस पैनल में से आप इन लोगों को अपॉइंट कर सकते हो। ओके, अब इसमें जो है ये चीज भी गिवन है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए हमारे पब्लिक और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की। इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम 7 years की प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट वो रिक्वायर्ड है इफ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, तो ये एग्जाम में पूछ लेते हैं, पीटी में चीज पूछ लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में इसकी। ओके, अब इसमें बोला हुआ है कि अगर आप एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करना चाहते हो, यानी एक ऐसा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में अपॉइंट हो रहे हैं बिकॉज वो उस केस के मास्टर हैं। सपोज एक साइबर का केस है, साइबर अटैक का केस है, वहां पे आप एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हो जो कि साइबर के केसेस के मास्टर हैं एंड वो केसेस अच्छे से लड़ते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे पवन दुग्गल हैं, वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिनाउंड लॉयर है साइबर के। तो किसी केस में जो हमारी गवर्नमेंट है
वो पवन दुग्गल को लेके आ सकती है एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, बट इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम मिनिमम उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए 10 years की टू बी अपॉइंटेड एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ओके, अब इसका जो प्रोवाइजो है इसमें बोला हुआ है कि अगर विक्टिम चाहे तो अपने खुद का वो लॉयर ला सकती है, एंड कोर्ट चाहे तो वो परमिट कर सकती है कि विक्टिम का एक खुद का लॉयर हो। ओके, नॉर्मली आप देखते हो कि जो स्टेट के केसेस होते हैं, विक्टिम के जो केसेस होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ही लड़ती है, एंड जो सरकारी वकील होता है यानी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं वो केसेस को लड़ते हैं ऑन द साइड ऑफ विक्टिम। बट प्रोवाइजर उसका बोलता है कि विक्टिम को आप अलाउ कर सकते हो कि वो अपना एक प्राइवेट वकील रखे, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे मे परमिट की बात हुई भी है, यानी कोर्ट चाहे तो परमिट कर सकती है एंड कोर्ट चाहे तो विक्टिम को मना भी कर सकती है कि आपका केस जो है वो सिर्फ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही लड़ेंगे। ओके, अब जो 9th क्लॉज है इसका, वो सिंपल सी बात बोलता है कि जिस भी टाइम हमारे पीपी या फिर एडिशनल पीपी जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे थे इन दीज पोस्ट्स, तो हम मानेंगे क्योंकि जो एडवोकेसी की प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ में चल रही है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि उस प्रैक्टिस को हम काउंट नहीं करेंगे इन द एक्सपीरियंस, जो वकीलों का एक्सपीरियंस होता है 10 साल 15 साल, उस एक्सपीरियंस में जो टाइम ये पीपी और एपीपी बन के बिता रहे हैं वो टाइम हम इनकी प्रैक्टिस में काउंट करेंगे। ओके, तो आपको एक चीज याद रखनी है। अब सेक्शन 19 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकती है कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट्स में। तो जो छोटे कोर्ट्स होते हैं, कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट होते हैं, वहां पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को चलाते हैं। ओके, एंड इसके एग्जाम्स भी बहुत ज्यादा होते रहते हैं, अलग अलग स्टेट्स के एपीपी के एग्जाम्स निकलते रहते हैं, एंड इसमें एज सच कोई मिनिमम एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऊपर हमने देखा था कि 7 years की मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड थी, बट यहाँ पे टू बिकम अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी एक या फिर एक से ज्यादा असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट कर सकती हैं, एंड नॉर्मली जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट केसेस होते हैं उनमें ये अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। अब इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर डीएम चाहे तो, अगर डीएम जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो चाहे तो किसी पर्सन को एज अ असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं वो। ओके, एंड इनको पहले 14 days का नोटिस देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को, एंड उसके बाद ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं ऑफ एनी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब प्रोवाइजर उसका बोलता है कि एक पुलिस ऑफिसर जो है वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते हैं। ओके, एंड इसमें कंडीशंस दी हुई हैं कि कौन से कंडीशंस में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर उन्होंने उस केस में इन्वेस्टिगेशन करी हुई है, सपोज एक पुलिस ऑफिसर है और इन्होंने एक केस की इन्वेस्टिगेशन करी हुई है, तो उस केस में जो हमारे ए हैं यानी जो पुलिस ऑफिसर हैं वो उस केस में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते हैं। और ऑब्वियसली एक और चीज में लिखी हुई है कि अगर इन पुलिस ऑफिसर की जो रैंक है ये इंस्पेक्टर से नीचे है, सपोज कांस्टेबल है, इस केस में भी ये असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते। तो इन दो कंडीशंस में एक पुलिस ऑफिसर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते हैं, लेकिन बाकी हर सिचुएशन में वो बन सकते हैं। अब सेक्शन 20 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के बारे में। अब इसमें बोला हुआ है कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इस्टेब्लिश करेगी, एंड जो भी हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, इनका रेगुलेशन जो है यानी उनकी फंक्शनिंग जो है वो काम अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का जो ब्यौरा है एंड जो इनकी रेगुलेशन है ये हमारी डायरेक्टोरेट ऑफ
प्रोसिक्यूशन करती है। ओके, अब ये जो डायरेक्टोरेट है ये दो लेवल्स पे बनता है, एक स्टेट लेवल पे बनता है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो क्लॉज 1 है वो यही चीज बोलता है। अब क्लॉज 2 में आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बात करी गई है, ये एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप थोड़ा सा इसको देख लेना। यहाँ पे बस ये बोला हुआ है कि अगर आप डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनना चाहते हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एंड अगर आप डेप्यूटी डायरेक्टर बनना चाहते हो प्रोसिक्यूशन के तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बात करी गई है। अब जो क्लॉज 3 है इसका, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पीटी में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो हमारा डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है ये किसके कंट्रोल में आता है। हमको यहाँ पे याद रखना है कि ये होम डिपार्टमेंट जो है स्टेट का उनके कंट्रोल में आता है, एंड जो हमारा डायरेक्टोरेट है इट विल बी आंसरेबल टू द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। तो ये आपको याद रखना है इसमें। अब क्लॉज 7, क्लॉज 8 और क्लॉज 9 जो है इसका वो इंपॉर्टेंट है। उसमें लिखा हुआ है कि जो हमारे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ओके, ये उन केसेस में निगरानी रखेंगे जहां पे पनिशमेंट 10 इयर्स या उससे ऊपर की है, तो उन केसेस को ये मॉनिटर करेंगे। और जो हमारे डेप्यूटी डायरेक्टर है प्रोसिक्यूशन के, ये उन केसेस को देखेंगे जहां पे पनिशमेंट 7 इयर्स से ऊपर है बट 10 इयर्स से नीचे है। ओके, एंड जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, ये उन केसेस को देखेंगे जहां पे 7 इयर्स से कम के पनिशमेंट गिवन है। तो ये आपको थोड़ा सा टर्म जो है ये याद रखना है। अब पहले वाली सीआरपीसी में ये टर्म गिवन नहीं था, ये न्यू सीआरपीसी में ऐड हुआ है, एंड इसलिए आपको इस स्पेसिफिक टर्म का पता होना चाहिए। अब क्लॉज 12 पे हम आते हैं। इसमें बोला हुआ है कि एक एडवोकेट जनरल जो है उनको आप इस सेक्शन में लेके नहीं आओगे। तो सेक्शन 20 जो है ये एडवोकेट जनरल के ऊपर अप्लाई नहीं करता। अब एडवोकेट जनरल जो है ये टॉप मोस्ट वकील होते हैं स्टेट में। तो जो स्टेट के टॉप मोस्ट वकील हैं उनको हम बोलेंगे दैट ही इज द एडवोकेट जनरल। और जो हमारे सेंट्रल लेवल पे टॉप मोस्ट वकील होते हैं उनको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। ओके, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। अब चैप्टर नंबर 3 पे हम आते हैं। इसमें बात करी गई है पावर ऑफ कोर्ट्स के बारे में। सेक्शन जो 21 है इसका वो बोलता है कि कौन से कोर्ट्स किस टाइप के केस सुन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक पीछे फर्स्ट शेड्यूल गिवन है। जब ये सेक्शन सारे ओवर हो जाएंगे ना न्यू सीआरपीसी के, उसके बाद आप देखोगे कि फर्स्ट शेड्यूल गिवन है, एंड उस फर्स्ट शेड्यूल में एक लिस्ट गिवन है। उस फर्स्ट शेड्यूल में एक लिस्ट गिवन है कि कौन सा केस कौन से जज सुनेंगे। तो हर एक ऑफेंस का नंबर वहां पे लिखा हुआ है। जो हमारे न्यू आईपीसी है, जितने भी ऑफेंसेस वहां पे गिवन है उनकी नंबरिंग करी गई है, एंड उसके आगे कॉलम में लिखा हुआ है कि कौन से जज इस केस को सुनेंगे। सपोज मिसचीफ का केस जो है उसका क्या लिखा हुआ है, इट इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, वो उन केस को सुनेंगे, ऐसा पीछे सपोज लिखा हुआ है। अब सेक्शन 21 बोलता है कि इवन दो पीछे ये चीज लिखी हुई है, स्टिल हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन उस केस को सुन सकते हैं। तो हमारे मजिस्ट्रेट सुनेंगे इस केस को, लेकिन इनके अलावा हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन भी उस केस को सुन सकते हैं। ओके, अब इसका जो प्रोवाइजो है ये बोलता है कि अगर रेप से जुड़े हुए कोई केसेस हैं, इनको एक वुमेन जज ही सुनेगी, ऐसी हमको कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पे मैंडेटरी रूल नहीं बनाया इस चीज को। यहाँ पे लिखा हुआ है एज फार एज प्रैक्टिसेबल, तो जितना हो सके उतना हमको ट्राई करना चाहिए कि जो रेप के केसेस हैं उनको एक वुमेन जज ही सुने। ओके, 20 का बोलता है कि अगर कोई स्पेशल लॉ है, सपोज एनडीपीएस एक्ट है, वहां पे अगर लिखा हुआ है कि इन केसेस को ये जज सुनेंगे, अगर वहीं पे चीज लिखी हुई है तो हम उसको फॉलो करेंगे, एंड जो जज का नाम वहां पे लिखा हुआ है वही जज सुनेंगे एनडीपीएस एक्ट केसेस को।
लेकिन सपोज वहां पे नहीं लिखा है, वहां पे जज का नाम नहीं लिखा है कि कौन से जज इस केस को सुनेंगे, उस केस में हम न्यू सीआरपीसी में आएंगे एंड इस पर लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट जो है वो इन केसेस को सुन सकते हैं। ओके, या फिर फर्स्ट शेड्यूल में किसी पर्टिकुलर जज का नाम लिखा हुआ है तो वो इन केसेस को सुन सकते हैं। तो बी में स्पेशल और लोकल लॉज के बारे में बात करी गई है।